वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्पादन के साधन, जिसमें से हम लोग उत्पादन के साधन को देखेंगे। सबसे सर्वप्रथम जो हमारा साधन है वह है लैंड। आज हम लोग इस लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो लैंड है यानी जो भूमि है वह हमारी किस तरह से मदद करता है। तो देखिए, आपके बुक में दे रखा है कि उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है और भूमि का मतलब होता है ज़मीन की ऊपरी सतह। लेकिन अर्थशास्त्र में जो आप लोग की बुक है इकोनॉमिक्स, इसमें भूमि का मतलब प्रकृति द्वारा दिए गए सारे मुक्त उपहार हैं, जिसमें पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज इत्यादि को भूमि के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है, प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहा जाता है। प्रकृति के इन मुक्त उपहारों से सर्वदा उत्पादन में सहायता मिलती है। यानी जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कि प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, इससे हमें किसी भी चीज़ का उत्पादन करने में मदद मिलती है। और इन सभी चीज़ों को प्रकृति द्वारा जो भी चीज़ हमें मुफ्त में प्रदान की गई है वह सभी चीज़ लैंड के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भूमि जो है वो उत्पादन का एक पैसिव फैक्टर है, लेकिन फिर भी इसे उत्पादन का क्या माना जाता है, बेसिक फैक्टर माना जाता है, यानी मौलिक साधन माना जाता है, जिसके ना होने से हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोफेसर मार्शल जो कि एक अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने भूमि का मतलब बताया कि भूमि का मतलब केवल जमीन के ऊपरी सतह से नहीं है। ठीक है, उन सभी पदार्थों या शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। ठीक है, तो इन सब को भूमि के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके बाद क्या है कि भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। यानी भूमि जो है, लैंड है, वह हमें किसने दिया है, वह हमें प्रकृति ने दिया है, इसलिए यह एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। कुछ वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वह कम हो गई है। यानी अभी अभी जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उससे क्या संकेत मिला है कि लोग इन प्राकृतिक जो संसाधन भूमि है उसका क्या करने लगे हैं, दोहन करने लगे हैं। उसमें अत्यधिक उत्पादन करने के चक्कर में वह क्या किए हैं कि अत्यधिक वो रासायनिक चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं। मिट्टी में तरह तरह के रासायनिक केमिकल का यूज करने लगे हैं, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वह कम हो गई है। अब देखिए इधर क्या दे रखा है कि भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है। अब देखिए जब हम लोग भौतिक साधन का निर्माण करते हैं तो प्रकृति का क्या होता है, अत्यधिक दोहन होता है। जैसे भौतिक संसाधन में हमारे क्या आ जाएंगे, मकान आ जाएंगे, ठीक है, और भी चीज़ आ जाएगा, जैसे फैक्ट्री वगैरह भी आ जाएगा। तो भौतिक संसाधन में क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ बच्चों, भौतिक संसाधन हमारे कौन से हो गए, मान लीजिए कि मकान है। ठीक है, तो मकान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधों को काटना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी हम लोग बिल्डिंग लगा लेते हैं। तो जब हम भौतिक साधन का निर्माण करते हैं तो हम जो प्राकृतिक संसाधन है इसको क्या करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद भूमि क्या है, एक स्थिर है। यानी भूमि जो है यह स्थिर है, यानी लैंड इज क्या है, स्टैटिक। फतेहपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। अभी अभी जो हम लोग गांव के बारे में पढ़ रहे हैं वह फतेहपुर गांव के पढ़ रहे हैं। तो फतेहपुर गांव में जो लोग रहते हैं वहाँ का मुख्य जो काम है, वहाँ के लोगों का जो मुख्य काम है वह क्या है, खेती करना है। यहाँ काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका खेती पर निर्भर करते हैं। यानी जो फतेहपुर गांव है, अगर मान लीजिए कि वहाँ कुल 100 लोग रहते हैं तो इस 100 में से 75 लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, और जो 25 लोग बचेंगे वह क्या कर रहे हैं, गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे गैर कृषि कार्य में क्या आ जाएगा, जैसे पशुपालन, किसी कोई डेयरी चला रहे हैं, कोई परिवहन संसाधनों में लगे हुए हैं, ये सब काम करते हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। और जो खेती के कार्यों में लगे हुए हैं वे क्या हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं या कृषि श्रमिक हो सकते हैं।
यानी उनके पास खुद की ज़मीन हो सकती है जिस पर वे खेती करते हैं, या फिर वह दूसरे के खेतों में काम करते होंगे, तो कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों के उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। खेती के प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, यानी खेती के लिए जो भूमि होता है वह क्या होता है, स्थिर होता है। यानी मान लीजिए कि पहले हुआ 1 कट्ठे पे खेती करते थे, तो अभी भी वहाँ की भूमि क्या होगी, उतना ही होगी। तो वह भूमि जो है क्या है, स्थिर है। ऐसा नहीं है कि भूमि 5 सालों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए भूमि क्या है, एक स्थिर साधन है। फतेहपुर गांव में 1960 के आज तक की जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। यानी फतेहपुर जो गांव है वहाँ पे जो 1960 में जितनी भूमि पर खेती होती थी और जितना जुताई होता था खेती करने के लिए, उतना ही आज भी वहाँ का भूमि क्षेत्र हुआ है, उसमें कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। प्रारंभ में इस गांव में कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। तब से अब तक इस गांव में कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। यानी 1960 में, देखिए बच्चों, फतेहपुर जो गांव है उसमें 1960 में कुछ भूमि थी जिस पर जो कि कैसी थी, बंजर थी, यानी उस पर खेती नहीं होता था। तो लोग इस बंजर भूमि को क्या किए हैं कि उत्पादन योग्य भूमि में बदल दिए। लेकिन 1960 के बाद 1960 में अब क्या हुआ, भूमि में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ कि जो अनउपजाऊ भूमि थी उसको भी लोगों ने अपनी मेहनत के द्वारा इसको उपजाऊ बनाया। लेकिन उसके बाद जो भूमि में कोई भी, उस गांव के भूमि में कोई भी विस्तार नहीं हुआ। इसका एक बड़ा कारण जनसंख्या भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आगे आप लोग के बुक में क्या दे रखा है। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है, कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। यानी बिहार की जो पड़ती भूमि होती है उस पर अधिकांश भूमि पे क्या किया जाता है, खेती किया जाता है, और किसी भी भूमि को बेकार यानी पड़ती नहीं छोड़ा जाता है। जुलाई से, अब देखिए बच्चों, यहाँ आप लोग को पढ़ना है खरीफ फसल और रबी फसल किसे कहते हैं। तो देखिए, जो जुलाई से अक्टूबर बरसात के मौसम में किसान मुख्यतः धान एवं हरी सब्जियां उगाते हैं। यानी जो फसल जुलाई से अक्टूबर, जो जुलाई महीने में बोई जाती है और अक्टूबर महीने में काट ली जाती है, जिसमें कि धान और हरी सब्जियां आ जाएंगे, तो वैसी फसल को हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। और जो नवंबर में बोई जाती है, ठीक है, और फरवरी में काट ली जाती है, वैसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। और रबी फसल में क्या आ जाएंगे, गेहूँ आ जाएंगे, दलहन आ जाएंगे, तिलहन आ जाएंगे और आलू। ये सब कौन फसल है, ये सब रबी फसल है। और धान और हरी सब्जियाँ ये कौन फसल है, खरीफ फसल है। आई होप कि आपको खरीफ फसल और रबी फसल आ गया होगा समझ में। और यहाँ से आप लोग की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि खरीफ फसल किस किस महीने में बोई जाती है और कब काटी जाती है, और रबी फसल किस महीने में बोई जाती है और किस महीने में काटी जाती है। उत्पादित अनाजों में से किसान अपने खाने के लिए रखकर शेष खाद्यान्न फसलों को अपने पास के मंडी में बेच देते हैं। अब जो किसान है वह अगर मान लीजिए कि फसल उपजाते हैं, तो वह जो उनके खाने योग्य हैं उनको रख लेते हैं, और जो अतिरिक्त उनके पास खाद्य फसल होता है उनको अपने पास के जो दुकान होता है, यानी जो भंडार गृह होता है, उसमें जाकर वो बेच देते हैं। भूमि को एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ने अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है। और किसान लोग क्या करते हैं कि अपने खेत में वह गन्ना बोते हैं, और उसके जो एक साल में गन्ने की एक साल में एक बार कटाई होती है, और गन्ने के कच्चे रूप में या फिर उनको गुड़ के रूप में, यानी गन्ना को वह कच्चे रूप में जिस रूप में वो उपजाते हैं उस रूप में बेच देते हैं, या फिर उनका गुड़ बनाकर वह व्यापारियों को बेच देते हैं। ठीक है, भारत में सभी गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। यानी भारत में अभी भी जो लोग खेतों में पानी देते हैं उसमें सिंचाई की उच्च व्यवस्था नहीं है। नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र का 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। यहाँ कहने का मतलब है कि आज भी हमारे देश में इस तरह की समस्या बनी हुई है कि लोगों के पास सिंचाई के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं हैं,
और भारत के किसान आज भी, बहुत सारे किसान आज भी वह खेती के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं कि वर्षा होगी तभी मेरा कोई फसल होगा, अगर वर्षा नहीं होती है तो फसल नहीं होता है। लेकिन कुछ किसान ही अभी नए नए तकनीक आ गए हैं, तो लोग सिंचाई की व्यवस्था आधुनिक तरीके से भी करने लगे हैं, जैसे हैंड पंप इस सब से। लेकिन आज भी भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई के लिए लोग, जो किसान है वह मुख्यतः वर्षा पे निर्भर हैं। अब हम लोग यहाँ आगे पढ़ेंगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए बच्चों, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली, यानी जब एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। अगर मान लीजिए कि एक किसान है तो उसने अपने खेत में एक से ज़्यादा फसल बोया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक किसान है, ठीक है, ये एक किसान है, उसने एक साल में, यानी एक साल में अपने खेत में क्या क्या उगा लिया। तो उसने मान लीजिए कि उसने आलू उगा लिया, ठीक है, उसने मटर उगा लिया, ठीक है, और उसने सब्जी भी, और दलहन फसल, मान लीजिए दलहन फसल उसने उगा लिया, ठीक है। तो एक साल में उसने क्या किया, एक से ज़्यादा फसल उगा लिया, तो इसी को क्या बोला जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े के में उपज बढ़ाने में सबसे सामान्य प्रणाली है। फतेहपुर के प्रायः सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। कई किसान तो पिछले कई वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू एवं अन्य हरी सब्जियां का भी उत्पादन करने लगे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो फतेहपुर गांव है वहाँ के किसान लोग एक वर्ष में कम से कम कितने फसल उगाते हैं, 2 फसल उगाते हैं, और बहुत सारे किसान हैं जो एक साल में वह 3 फसल भी उगा लेते हैं अपने खेत में। तो इसी को बोला गया है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, जो कि है बहुविध फसल प्रणाली, ठीक है। तो आपके अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा कि एक वर्ष में अगर किसी किसान वह अपनी भूमि पर एक से ज़्यादा अगर फसल उगाने लगते हैं तो इसी को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। और एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा कि जिस तरह से एक किसान है वह मान लीजिए कि एक साल में अपने खेत में आलू की खेती भी कर लेता है, हरी सब्जियां का भी उत्पादन कर लेता है, तो इस तरह वह अपने खेत में क्या कर रहा है, बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, अब आप लोग को यहाँ देखिए ये गेहूँ है, ठीक है, बाजरा है, और देखिए जो यहाँ क्या है, गन्ना है और आलू है, विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियाँ हैं, ठीक है, ये सब हरी सब्जियाँ में आ जाएगा। अब देखिए किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित होती है, यानी जो फार्मर हैं उनमें भूमि का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह किस तरह से होता है। तो खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग को जानना जरूरी है। खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए क्या है, पर्याप्त भूमि नहीं है। यानी आज भी हम अपने गांव में देखते हैं, गांव या फिर जहाँ भी रहते हैं वहाँ देखते हैं कि सभी लोगों के पास खेती के लिए भूमि नहीं होती है। कुछ लोग के पास तो अपनी भूमि होती है और कुछ लोगों के पास अपनी भूमि नहीं होती है, वो दूसरे की भूमि को लेकर खेती करते हैं। अब देखिए 1960 और 70 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि थी, जिनमें अधिकतर असिंचित भूमि थी। मुरारी उनके 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था, ठीक है। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी 2 भैंसों के दूध बेचकर होने वाला कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। मुरारी के मृत्यु के पश्चात भूमि उसके तीनों पुत्रों में बट गई, यानी अब जो भूमि थी जिस पर मुरारी खेती करता था वह उनके तीनों पुत्रों में उस भूमि को बांट दिया गया। प्रत्येक के पास अगर 3 हेक्टेयर ज़मीन था, ठीक है, 3 हेक्टेयर ज़मीन था। मुरारी को कितना बेटा था, 3 बेटा था। तो अब तीनों बेटा में जब यह बट गया तो कितना हेक्टेयर पड़ गया, एक एक हेक्टेयर ही लोग को अब पड़ गया, तो यानी भूमि क्या हो गई, कम हो गई अब इन लोगों के पास। तो बेहतर सिंचाई की व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद भी मुरारी के बेटे 1 हेक्टेयर जमीन पर खेती कर ठीक से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ महीने में उन्हें अतिरिक्त कार्य
करके अपना भरण पोषण करना पड़ता था। इस गांव के किसान के पास अधिक भूमि थी, किंतु बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते परिवार के कारण भूमि का वितरण क्या था? असमान था, अर्थात कुछ के पास अधिक और बहुसंख्यक के पास कम भूमि थी। इस गांव में भूमि क्या था? असमान वितरण था। जैसे देखिए, मान लीजिए कि गांव में मान लीजिए कि 100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं तो इनके पास क्या भूमि समान होती है? नहीं। भूमि अगर मान लीजिए किसी के पास 5 हेक्टेयर है, किसी के पास 3 हेक्टेयर है, किसी के पास 1 है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से भूमि का क्या है? असमान तरीके से वितरण है। और जो बहुसंख्यक है, जैसे यहाँ पे देखिए कि जब मुरारी अकेला किसान था तो उसके पास क्या था कि उसके पास 3 हेक्टेयर ज़मीन था। लेकिन यही जब बहुसंख्यक हो गया, यानी इसके 3 बेटे हो गए, तो यह भूमि जो 3 हेक्टेयर थी, यानी भूमि तो 3 हेक्टेयर ही रहेगी, भूमि तो बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि भूमि क्या है? स्थिर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भूमि क्या है? लैंड जो है वह स्टैटिक है। तो अब यह 3 हेक्टेयर जो भूमि है वह तीनों बेटों में बंट गई। ठीक है, तो कम हो गया, तो बहुसंख्यक होने से भी भूमि क्या हो जाता है कि भूमि का असमान वितरण हो जाता है। अब यह जो गांव है फतेहपुर गांव, वहाँ का भूमि का जो वितरण है वह कैसा है? असमान है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो अगले वीडियो में अब हो गया आप लोग का जो ये था उत्पादन का साधन, जिसमें लैंड एक महत्वपूर्ण साधन है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए।